जादुई कुएं की 2 साड़ियाँ। ये बात बहुत साल पुरानी है, जब एक सरोजनी नगर के गांव में एक घने जंगल के बीचों बीच एक जादुई कुआं था, जिस कुएं के अंदर 2 जादुई साड़ियाँ थी। वो 2 जादुई साड़ियाँ हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती थी। उसी जंगल में एक थोड़ी सी दूर पर गांव बसा हुआ था। उसी गांव में एक अनुपमा नाम की काली सी लड़की अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहती थी। अनुपमा के माता पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद से अनुपमा की दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। परंतु अनुपमा का रंग बहुत काला था। उसके काले रंग के होने की वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। अनुपमा बड़ी हो गई थी, इसलिए अनुपमा की दादी उसके लिए एक लड़का ढूंढ रही थी, परंतु उसके काले रंग की वजह से कोई लड़का नहीं मिल रहा था। जो भी उसे देखने आता था, उसके काले रंग की वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाता था। हे भगवान, ये तो बहुत काली है, ये तो अंधेरे में दिखाई भी नहीं देगी। इससे शादी कौन करेगा? इस लड़की से तो कोई भी शादी नहीं करेगा। फिर मैं तो इतने अच्छे खासे घर से हूँ, तो मैं कैसे कर लूँ? और मुझसे शादी करने के बारे में आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? वो लड़का इतना भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने बारे में इतनी बेइज्जती सुनकर अनुपमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने घर से बाहर जंगल की ओर रोते हुए जा रही थी। हे भगवान, मेरे इस काले रंग की वजह से हर कोई मेरी बेइज्जती कर देता है। कोई मुझसे बात नहीं करता, बात करना तो दूर, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। लगता है मेरे जीवन में दुख और दुख ही लिखा है। मेरी वजह से दादी को भी कितनी तकलीफ हो रही है। जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगी, मेरी दादी कभी खुश नहीं हो पाएगी। इस बेकार जीवन के जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। अनुपमा के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं और वो आत्महत्या करने के लिए जंगल के अंदर बीचों बीच पहुंच जाती है। तभी अनुपमा को जंगलों में पुराना कुआं दिखाई देता है। वो कुआं बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। वो दूर से अनुपमा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। अनुपमा उसकी तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। अरे, ये कुआं तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। लगता है ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। ये बहुत गहरा भी होगा। मुझे इसके अंदर कूद के अपनी जान दे देनी चाहिए। अनुपमा ये सोच रही होती है, तभी कुएं से एक आवाज आती है। तुम कैसी हो अनुपमा? अरे, ये कुआं तो बोल रही है, परंतु इसे मेरा नाम कैसे पता है? मैं सब जानती हूँ। मैं कोई मामूली कुआं नहीं हूँ, मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ जान सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी, ईमानदार और नेक दिल लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम किस लिए परेशान हो। हाँ, मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। मेरे काले रंग होने की वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करता कोई, और ना ही कोई मुझे पसंद करता है। क्या तुम मुझे अपनी जादुई शक्तियों से गोरा बना सकती हो? हाँ जरूर, मैं तुम्हारे रंग को गोरा कर सकती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तुम जल्दी से मेरा रंग गोरा कर दो, फिर मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। इसके बाद कुआं जादुई शक्तियों से अनुपमा को उड़ने के लिए पंख देती है और कहती है, सुनो अनुपमा, तुम इस पंखों को लगा लो। उसके बाद ये पंख तुम्हें अपने साथ उड़ाकर बादलों के ऊपर ले जाएगा और वहाँ पर तुम्हें एक जादुई दुनिया दिखाई देगी। उस दुनिया में एक बहुत ही आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे लगाते ही तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा। कुएं की इतनी बात सुनकर अनुपमा उन पंखों को लगा लेती है। उसके बाद वो पंख अनुपमा को उड़ाने लगते हैं और उड़ाकर जादुई दुनिया की तरफ ले जा रहे होते हैं। अरे वाह, उड़ने में कितना मजा आ रहा है और इस आसमान से तो जमीन का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं आसमान में पहली बार उड़ रही हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है।
फिर वो जादुई पंख उड़ते हुए अनुपमा को जादुई दुनिया में पहुंचा देते हैं। अरे वाह, यहाँ का नजारा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा दृश्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अनुपमा जादुई दुनिया में इधर उधर घूमने लगती है। तभी कुएं के कहे अनुसार अनुपमा को वो आयुर्वेदिक औषधि दिखाई दे जाती है। अनुपमा औषधि के पास जाती है और उसके बाद उस औषधि को पीसकर अपने मुंह पर लगा लेती है। उस औषधि के लगाते ही अनुपमा का रंग गोरा हो जाता है और वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत और गोरा देखकर अनुपमा को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह अब अनुपमा का रंग गोरा हो जाता है और वो उस जादुई दुनिया से उड़कर वापस कुएं के पास आ जाती है। देखा अनुपमा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा, परंतु मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम मेरा जादुई कुआं होने का राज किसी को नहीं बताओगी। अगर तुमने ये राज किसी को नहीं बताया तो तुम हमेशा अपने जीवन में खुश रहोगी। इसके बाद अनुपमा पंखों के साथ उड़कर वापस अपने घर चली जाती है। अनुपमा के पास कुएं के द्वारा दिए गए जादुई पंख थे, जिनकी मदद से अनुपमा बहुत से लोगों की मदद करती थी। लोगों को बहुत अच्छा लगता था और वो सब अनुपमा की बहुत तारीफ भी करते थे। अब अनुपमा की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी और वो अपनी दादी के साथ हंसी खुशी से रहने लगी थी। अनुपमा का ये दयालु व्यवहार देखकर कुएं को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और कुआं अनुपमा के घर के बाहर आ जाता है। अनुपमा, तुम एक बहुत ही ईमानदार और दयालु लड़की हो। हम तुम्हारी मदद करने की क्षमता से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए हैं, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं आज से तुम्हारे घर के बाहर ही रहूंगी। और तुम्हें पता है, मेरे इस जादुई कुएं में 2 जादुई साड़ी है। तुम वो जादुई 2 साड़ी अपने पास रख सकती हो। उससे तुम्हें जो भी आवश्यकता हो वो तुम्हें दे देंगी और तुम बाकी लोगों की मदद कर सकोगी। इसके बाद तुम गरीबों की और ज्यादा मदद कर पाओगी। कुएं की ये सारी बात सुनकर अनुपमा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद अनुपमा उस कुएं के द्वारा दी गई जादुई साड़ियों की मदद से गरीब लोगों की बहुत मदद करती है। जिसको भी जो भी वस्तु की आवश्यकता होती, अनुपमा जादुई साड़ियों से मांग लेती और गरीब लोगों को दे दिया करती थी। अनुपमा जादू से पैसे लेकर गरीब लोगों में बांट देती थी। गांव वाले सभी लोग अनुपमा का धन्यवाद करते थे। अरे अनुपमा बेटी, तुम बहुत अच्छी हो जो तुम हमारी मदद कर रही हो। तुम्हारे अलावा इस गांव में और कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद हमारी आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं हो पाती। जुग जुग जियो बच्ची। हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। अनुपमा की जैसी औलाद भगवान सबको दे। तुम इसी तरह गरीबों की मदद करती रहो। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेगा। इस तरह अनुपमा हर किसी की मदद करती और अपने लिए एक सुयोग्य लड़का ढूंढकर उससे विवाह कर लेती है और अपना आगे का जीवन हंसी खुशी अपनी दादी और अपने ससुराल वालों के साथ बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, गोकुलपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां मोनिका अपनी मां श्वेता के साथ रहती थी। कई सालों पहले श्वेता के पति का कार एक्सीडेंट हो जाने के कारण श्वेता एक विधवा औरत बनकर रह गई थी, जिसके बाद श्वेता घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी और वहां से फ्री होने के बाद घर के पास बूटी की दुकान में देर रात बैठकर काम करती और इस तरह अपना घर चलाती है। श्वेता अपनी बेटी मोनिका को बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई करवाना चाहती थी, जिसके कारण वो अपनी बेटी मोनिका को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। श्वेता रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी मोनिका के लिए पाई पाई इकट्ठा करती है और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फैसला करती है और उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। मोनिका पढ़ने में बहुत होशियार होती है और वो अपनी कक्षा में हर बार टॉप करती है
और इस बार वो अच्छे स्कूल में 11वीं में कॉमर्स की पढ़ाई के लिए दाखिला लेती है और खूब लगन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ रात दिन मेहनत करके उसके लिए पाई पाई इकट्ठी कर रही है और उसे अच्छे स्कूल में 11वीं और 12वीं करवाना चाहती है। इस गरीबी में मैं अपनी बेटी पर एक भी आंच नहीं आने दे सकती और तुम्हें मैं सीए बनाना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी में लड़कियों को घर के कामकाज करती देखती आई हूँ। बेटा, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊं या फिर उसे सीए बनाऊं, और मैं चाहती हूँ कि अब जब तुमने कॉमर्स ले ही ली है तो तुम सीए बनो और मेरा नाम रोशन करो। जी माँ, जरूर, मैं बहुत मेहनत करूँगी और पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूँगी। श्वेता अपनी बेटी मोनिका को अपने जीवन के बारे में बताती है और मोनिका अपनी माँ से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाने की बातें करती है। इस तरह मोनिका अगले दिन स्कूल जाती है और फिर स्कूल पहुंचकर देखती है कि बाकी सभी लड़कियां 11वीं कक्षा में आने के बाद सभी अपने अपने स्किल्स पर काम कर रही होती है। कोई पार्लर का कोर्स कर रही होती है, तो कोई होम साइंस ले रही होती है, तो कोई कुछ और ये सब देखकर मोनिका कंफ्यूज हो जाती है। अपनी माँ को तो मैंने प्रॉमिस कर दिया, लेकिन मैं कैसे इतनी मुश्किल पढ़ाई कर पाऊंगी? मेरे साथ तो कोई बच्चा भी नहीं जो मेरी मदद करा सके। क्या पता मैं कॉमर्स लेकर फंस ना जाऊं, परंतु माँ का सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। मोनिका मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी क्लास में बच्चे डिवाइड होने लगते हैं और जिसे जो भी सब्जेक्ट लेना होता है वो उस क्लास में जाकर बैठ जाता है। मोनिका कॉमर्स वाली क्लास में जाकर बैठ जाती है और इस तरह मोनिका खूब पढ़ाई करती है। लेकिन साल के आखिरी पेपरों में मोनिका अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाती है और पढ़ाई पर ध्यान देना कम कर देती है। इस तरह मोनिका 11वीं कक्षा में फेल हो जाती है और फिर रोते रोते घर आती है और अपनी माँ को बताती है, माँ, मैंने कॉमर्स ले ली लेकिन मैं फेल हो गई और मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। माँ, मैंने बच्चों की कंपार्टमेंट भी देखी है लेकिन मैं तो पूरा ही फेल हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी माँ? बेटा, जितना पैसा मैं इकट्ठा करके तुम्हारी पढ़ाई पर लगा सकती थी उतना मैंने लगाया है, परंतु तुमने मेरा दिल दुखा दिया और तुम फेल हो गई। इतने सालों से मैं मेहनत करती आ रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को अफसर बनाऊंगी या सीए बनाऊंगी, लेकिन तुमने तो मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं किया। मेरे लिए आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर लीजिए। माँ, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी और मैं कोई दूसरा कोर्स कर लेती हूँ। मैं भी अपने दोस्तों की तरह किसी पार्लर में काम करने लगूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और श्वेता भी अपनी बेटी मोनिका के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है और कुछ दिनों बाद श्वेता को एक अच्छा लड़का सुनील मिल जाता है जो 12वीं तक पढ़ा होता है और अपनी खुद की साड़ी की दुकान चला रहा होता है। ऐसे ही एक दिन श्वेता लड़के और लड़के की माँ को अपने घर बुलाती है और इस तरह मोनिका और सुनील की शादी तय हो जाती है और कुछ दिनों बाद उनकी शादी की मुहूर्त निकलता है और तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं करवा सकी और ना ही अपने सपने पूरे कर पाए और सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई पर लग गया। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस लाल मखमल साड़ी के। इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं माँ जी, आपने मोनिका को इतना पढ़ाया है, इतना ही काफी है और मुझे आपसे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। आपने अपनी शादी की ये लाल मखमली साड़ी अभी तक संभाल कर रखी हुई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी माँ की साड़ी पहनूंगी। लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं इसे आने जाने के लिए रख लूंगी और बहुत ही संभाल कर रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इसी तरह कुछ दिनों बाद मोनिका और सुनील की शादी हो जाती है और मोनिका अपनी माँ की दी हुई लाल मखमली साड़ी अपने साथ ले जाती है। मोनिका अपने ससुराल पहुँच जाती है कि तभी उसकी सास उससे कहती है, ये साड़ी तेरी माँ ने दिखावे के लिए तुझे दे दी है, लेकिन तू अपने साथ कुछ नहीं लाई और ये पुरानी साड़ी और उठा लाई।
इन सब से काम नहीं चलता। तेरी माँ को मैं एक दिन हिंदी में समझा कर आऊंगी। वो तो पूरा समाज वहाँ खड़ा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दहेज के बिना तो सारे काम अधूरे हैं। मोनिका अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर बहुत उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और 1 महीना हो जाता है। सुनील अपने साड़ी के दुकान के बिजनेस में अचानक घाटा खाने लगता है और घर आकर अपनी पत्नी मोनिका के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तेरे तो कदम ही गंदे हैं। तेरे आते ही मेरा काम धंधा चलना बंद हो गया है। तेरी जैसी मनहूस औरत घर में आ जाए तो घर बर्बाद होकर रह जाए। तमीज से बात करो सुनील, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम्हें कोई दिक्कत है या परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, लेकिन ये अश्लील शब्द मुझसे दोबारा यूज मत करना। तुझसे तो बात करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। चल जा यहाँ से, मेरा और दिमाग मत खराब कर, पागल औरत कहीं की। मोनिका अपने पति की बुरी बुरी बातें सुनकर मन ही मन बहुत उदास होती है और अपनी माँ के यहाँ जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। सब कुछ पता चलने के बाद श्वेता कहती है, बेटा यही होती है शादी के बाद की जिंदगी, जिसके कारण मैं तुझे अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं तो किन चक्कर में पड़ गई और तूने पढ़ना लिखना छोड़कर कॉमर्स ढंग से नहीं कर पाई और पहले ही फेल हो गई। छोड़ो ये बातें पुरानी हैं, लेकिन तू अब इन सब चीजों की आदत डाल ले, क्योंकि यही शादीशुदा जिंदगी कहलाती है। इसमें तुझे कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे और बातें भी सहन करनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अगर समय से पढ़ लेती तो मैं आज अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती, लेकिन अपनी दोस्तों की बातों में आ जाने के बाद मैंने पढ़ाई से मुंह फेर लिया और हुआ क्या, मेरा ही घाटा हुआ ना। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर श्वेता अपनी बेटी की ये हालत देख नहीं पाती और मोनिका के ससुराल जाती है और सुनील को समझाती है, बेटा मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड और प्यार के साथ पाला है। तुम्हें अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए और जब तुम अपनी पत्नी की इज्जत करोगे तो तुम्हारा काम भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा। और फिर मोनिका भी पढ़ी लिखी हुई है, वो तुम्हारे काम में मदद करेगी, लेकिन इस तरह अगर तुम उसको बुरा भला बोलोगे तो उसका भी मूड खराब रहेगा और साथ में तुम्हारा भी। इसलिए शादी का रिश्ता एक वो रिश्ता है जिसे दोनों तरफ से निभाना होता है, वरना रिश्ता टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। और तुम जानते हो कि मोनिका बहुत समझदार लड़की है। जी हाँ, मैं जानता हूँ आपकी मोनिका कितनी समझदार है, हमेशा मेरा दिमाग ही खाती रहती है। लेकिन आपको लगता है कि मैं उसे ढंग से नहीं रखता, तो मैं उसे कल ही डाइवोर्स दे देता हूँ और फिर आप उसे उतने ही लाड प्यार के साथ पाल लेना। सुनील की ये सारी बातें सुनकर श्वेता का मन परेशान हो जाता है और वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे और उसके पति में भी बुद्धि आ जाए कि उसको कभी बुरा भला ना कहे। कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि रातों रात इन माँ बेटी की बुद्धि पलट जाए और मेरी बच्चे यहाँ पर खुशी खुशी सभी के साथ रहने लगे, जिससे मेरी भी चिंता कम हो जाएगी और मैं भी खुश रह सकूंगी। कुछ उपाय दे दो भगवान जी। श्वेता अपनी बेटी के कमरे में बैठकर ये सब सोच रही होती है कि अलमारी में रखी श्वेता की पुरानी लाल मखमल की साड़ी के चारों ओर एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी को देखकर श्वेता चौंक जाती है। अरे ये रोशनी कैसे निकल रही है? जैसे ही श्वेता साड़ी के नजदीक पहुंचती है तो देखती है कि साड़ी चमचमाती हुई सुर्ख लाल मखमल दिखती है और तभी साड़ी कहती है, तुम्हें याद है श्वेता, ये लाल मखमल साड़ी तुम्हें तुम्हारी माँ ने तुम्हारे शादी पर दी थी और ये साड़ी तुमने कभी अपने संदूक से बाहर नहीं निकाली, वरना तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी दिक्कतें परेशानियां आई मैं सब कुछ ठीक कर सकती थी। लेकिन अब जब तुमने मुझे बाहर निकाला तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में जितनी भी मुश्किल है मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। क्या एक साड़ी मेरी बेटी की जिंदगी ठीक कर सकती है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? क्योंकि मैंने पहली बार साड़ी को बोलते हुए देखा है।
हाँ, तुम अपनी बेटी से कहो कि वो ये लाल मखमल साड़ी अपने हाथों में लेकर जो भी मांगेगी उसकी हर इच्छा मैं पूरी करूंगी। इस तरह उसकी जिंदगी भी अच्छे से चलने लगेगी और उसका पति भी उससे खुश रहेगा, साथ में उसकी खड़ूस सास भी। श्वेता साड़ी की बात सुनकर अपनी बेटी मोनिका को साड़ी हाथ में दे देती है और कहती है, ये लो, ये जादुई साड़ी है बेटा, तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। अगर ऐसा होता है असलियत में तो मैं जरूर अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी करना चाहूंगी। हे जादुई साड़ी, मेरे पति का सारा बिजनेस अच्छे से चलने लगे ताकि वो मुझसे अच्छे से बात करे और हमेशा खुश रहे। मोनिका इतना कहती है और साड़ी के चारों ओर एक बहुत सुंदर रोशनी आती है और सुनील की दुकान में चली जाती है। और अगले दिन जब सुनील काम पर जाता है तो उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है और वो एक ही महीने में इतना कमाता है कि वो बहुत खुश हो जाता है। ये सब देख मोनिका भी बहुत खुश होती है और सुनील कहता है, अरे सुनती हो, पता नहीं रातों रात क्या जादू हो गया कि मेरा काम इतना अच्छे से चलने लगा कि मैं ढेर सारा पैसा कमा रहा हूँ। अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा मोनिका। अपने पति सुनील को इतना खुश देख मोनिका जादुई लाल मखमल साड़ी के बारे में बताती है। अच्छा, अगर सच में ऐसा है तो क्यों ना हम तुम्हारी माँ की दी हुई जादुई लाल मखमल साड़ी से ढेर सारा पैसा मांगे और अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, चलो चलो, हम जरूर जादुई लाल मखमल साड़ी से ढेर सारा पैसा मांगेंगे और वो हमारी इच्छा को पूरी करेगी, जिससे हम अपनी जिंदगी चैन से जीने लगेंगे। इस तरह मोनिका और सुनील दोनों ही जादुई लाल मखमल साड़ी को अपने हाथ में लेकर अपनी इच्छा उसे कहते हैं और वो जादुई साड़ी उनकी हर इच्छा पूरी करती है और धीरे धीरे इसी तरह दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। अपनी बेटी मोनिका का घर अच्छे से चलता देख श्वेता को भी मन में ठंडक पड़ जाती है और वो भी बिना किसी चिंता के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। और अब सुनील एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल देता है अपनी साड़ियों का और सुनील और मोनिका दोनों ही एक बड़े से घर में अपनी माँ के साथ रहने लगते हैं और इस तरह सभी खुशी खुशी एक साथ रहने करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।